से दूर, खबरों से भरपूर। आज के इस वतन समाचार की दावत पर आए हुए तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और यहाँ स्टेज पर बैठे हमारे मोअज़्ज़िज़ हज़रात एजाज़ हाशमी साहब, कमर आगा साहब, ज़ाकिर ख़ान साहब, अकील साहब, तारिक सिद्दीकी साहब, ताबिश पटेल साहब, बबन भाई, नूर नवाज साहब, शिबली नूर भाई साहब, सौरभ साहब और अली भाई और तमाम और ख़ुसूसन हमारे मोहम्मद अहमद साहब जो इस वतन समाचार के बानी हैं और हमारे बहुत ही अज़ीज़ हैं। मैं आप सबका अपनी तरफ से भी इस्तक़बाल करता हूं और वतन समाचार के इस फोरम के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाए उसको एक विषय पर, टॉपिक पे हम सब लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया है। ये अच्छी परंपरा है कि आज़ादी के 75 साल गुज़रने के बाद हम अपने उन फ्रीडम फाइटर्स को भूले नहीं हैं और वक्तन फ़ौक़्तन उनको याद करते हैं, उनकी क़ुरबानियों को याद करते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं। और ठीक कहा जनरल साहब ने कि हमें विरासत में आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए जितनी क़ुरबानियाँ दी गई, जितना बलिदान दिया गया या जिसका भी जो कंट्रीब्यूशन था, उसको हम याद करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपनी तारीख़, अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। कोई भी मुल्क हो, समाज हो, ये ज़रूरी है कि वक्तन फ़ौक़्तन समय समय पर हम अपने उन लोगों को याद करें जिनकी बदौलत आज हम अपने आप को एक आज़ाद हिंदुस्तानी कहलाने का हमें हक़ मिला है। कभी कभी लगता है जब हम आज़ादी की उन कहानियों को सुनते हैं तो यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो भी ज़ाहिर एक इंसान थे, लेकिन ऐसा एक कौन सा जज्बा था उनके अंदर, वो कौन सा जुनून था उनके अंदर, जो वो सब कुछ भूल के उनका एक ही मकसद था कि हमें इस मुल्क को आज़ाद कराना है। ये जो एहसास था, मैं समझता हूँ कि आज के जनरेशन को, आज के लोगों को, ये आज़ादी के बाद की जो पीढ़ी है उसको शायद यकीन नहीं होगा कि आज़ादी के दिनों में लाखों लोगों ने अपनी क़ुरबानियाँ दी। कोई जेल में अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा गुजारा, किसी ने अंग्रेज़ों के तमाम जुल्म और सितम को सहा, किसी ने फांसी के फंदे पर झूलना पसंद किया। तो ये तमाम चीज़ें जो आज का जनरेशन जब सुनता है, समझ, तो उसको कभी कभी यकीन नहीं होता है कि ऐसे भी लोग थे, ऐसी भी शख्सियत थी हमारे मुल्क में जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। आज़ादी का मकसद हम सब जानते हैं कि उस वक्त आज़ादी का मकसद यही था कि सियासी तौर पर हम आज़ाद हों, हमें जो व्यक्तिगत आज़ादी होती है वो मिलनी चाहिए, बोलने की आज़ादी हो, अपने ख़यालात के इज़हार करने की आज़ादी हो,
एक वो भी एक मकसद था, उद्देश्य था। उसके साथ साथ सामाजिक रूप से हम आज़ाद हों, जो सामाजिक बंधन है वो ख़त्म हो। फिर उसके साथ इक़्तिसादी तौर पर आर्थिक रूप से हम सबल हो, आज़ाद हों। हर व्यक्ति को जो हिंदुस्तानी है उसको जीने का हक़ मिले। लेकिन ठीक कहा हमारे साथी ने कि आज़ादी के 75वें साल हम गुजार रहे हैं, 75 साल आज़ादी का हम पूरा कर रहे हैं। तो ये खुशी मनाने का तो वक्त है ही है कि 75 साल हमने अपने मुल्क की आज़ादी को बनाए रखा, कायम रखा। साथ ही साथ जायज़ा लेने का भी वक्त है इस बात का कि 75 साल में जो हमारा मकसद था, आज़ादी की लड़ाई के पीछे जो लोगों के हज़ारों लाखों लोगों की जो कुर्बानियाँ थी, जो उसका उद्देश्य था, उसमें हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं, कहाँ तक कामयाब हुए। आज ये बात भी सही है कि मुल्क का माहौल आज एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है कि हमको और आपको एक दूसरे पर यकीन और भरोसा नहीं है। एक अविश्वास का माहौल है, एक दूसरे पर हम शक कर रहे हैं। कल तक हम एक साथ थे, एक साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, एक दूसरे के फेस्टिवल में हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे। आज हमारी दूरियां बढ़ती चली जा रही, नफ़रत और घृणा के माहौल में हम जकड़ते जा रहे हैं। ये हमारे मुल्क की आज़ादी का मकसद हरगिज़ नहीं था। और जो हमारी पुरानी जो अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो हमारी ग़ुलामी का एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम आपस में बटे हुए थे, अलग अलग हिस्सों में, मज़हब की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर, कहीं क्षेत्रीयवाद के नाम पर। तो ये जो हमारा बंटवारा था, इसका फ़ायदा जो अंग्रेज़ थे उन्होंने लिया। कहावत है कि डिवाइड एंड रूल, जो उनकी पॉलिसी थी बुनियादी तौर पर, वो इस बात को मानकर चलते थे कि जब तक हिंदुस्तान के लोगों को बांटा नहीं जाएगा, मज़हब की बुनियाद पर हो या और किसी बुनियाद पर हो, तब तक इस मुल्क पर, इतने बड़े मुल्क पर, हिंदुस्तान पर हुकूमत करना आसान नहीं था। और लगभग 200 साल तक उनकी हुकूमत रही। तो उसकी जो सबसे बड़ी जो हमारी कमज़ोरी थी उस वक्त, उस दौर में, वो हम आपस की जो नाइत्तफ़ाक़ी थी, वो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। आज फिर मुल्क के अंदर उसी नीति को कहा जाए या उसी पॉलिसी को कहा जाए, अपनाने की कोशिश हो रही है। आज फिर से एक मजहबी जुनून पैदा करने की कोशिश हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक है और इसको और कोई नहीं, जाहिर है कि जो इस देश का, इस मुल्क का जो बुद्धिजीवी है, इंटेलिजेंसिया है, वो इस को रोकने में कामयाब हो सकता है। हमेशा मुल्क के अंदर कोई भी परिवर्तन आया है, कोई बदलाव आया है, तो उसमें हमारे मुल्क का जो बुद्धिजीवी तबका है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ा उसका रोल रहा है। आज फिर एक ऐसा वक्त आया है, दुर्भाग्य से अभी हमारे यहाँ बहुत सारे पत्रकार भी बैठे हैं, पत्रकारिता में भी जो एक बदलाव आया है, हम कहेंगे शायद ऐसा पहले कभी नहीं था। पत्रकारिता को हमेशा कहा गया कि वो हमारी जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, उसका वो चौथा स्तंभ है। और जब भी कोई ऐसी बात उठी है, ऐसे सवाल आए हैं, प्रश्न आए हैं, तो उसको लेकर ये चौथा स्तंभ हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है। लेकिन आज
वो कमज़ोर हो चुका है या उसका रवैया बदल चुका है, जो कहा जाए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि वो तबका जिससे हम बहुत उम्मीद करते हैं, जिससे बहुत आशा करते हैं, जो मुल्क को एक नई दिशा, एक नई रोशनी दे सकता है, वो अगर किसी मखसूस रास्ते पर चल पड़े, किसी मखसूस नीति या पॉलिसी की तरफदारी करे, तो ये अफसोस की बात है। जहाँ तक आज़ादी का सवाल है, हमारे आज पोइट्री फेस्टिवल भी आप मना रहे हैं, और इसमें जो वैसे तो सभी ज़बान के जो हमारे शायर थे, इंटेलेक्चुअल थे, उस ज़माने में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन ख़ास तौर पर उर्दू शायरी ने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी, और उर्दू शायरी ने इस मुल्क के आज़ादी में, उसमें वो एक नया मोड़ देने में या इनकलाबी शक्ल देने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही, बहुत बड़ा उसकी हिस्सेदारी रही। तो मैं समझता हूँ कि आज उन लोगों को भी, और उन शायरों को भी, उन बुद्धिजीवियों को भी, उनकी सबकी हौसला अफजाई होनी चाहिए जो आज के माहौल में अपने उसूलों पर कायम है। तो वैसे लोगों को अगर हम थोड़ा उनकी हौसला अफजाई करें, उनको प्रोत्साहित करें, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा, क्योंकि आज ज़रूरत है मुल्क को ऐसे लोगों की जो मुल्क को इस ख़तरनाक मोड़ पर जब हम पहुँच चुके हैं उससे कैसे बचाया जाए। हर सियासी पार्टी को भी उसकी भी अपनी एक भूमिका है, और जो मुल्क पे सेकुलरिज़म चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, जो आइन की हिफाजत चाहते हैं, उनको भी आगे आना होगा, हम सबको आगे आना होगा। अपनी अपनी औकात के मुताबिक हम सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी जाकर इस मुल्क की सालमियत बचेगी, इस मुल्क की कौमी एकजुटी बचेगी। तो ये मौका कोई लंबा चौड़ा तकरीर करने का नहीं है। आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, जिनको आज हमें जैसा बताया गया मोहम्मद अहमद साहब से कि उन सबको जो अपने अपने तरीक़े से समाज और मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं, उनको यहाँ नवाजा जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है। और हमेशा हमें इस बात की कोशिश करते रहना है। कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी तारीख़ से हमें सबक लेना चाहिए, अपने बुज़ुर्गों से लेना चाहिए, हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स से लेना चाहिए जिन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उनका आने वाले दिनों में क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। अगर वो ये सोचते कि हमारा फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो बहुत सारे लोग जो उस वक्त अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रहे थे, खुशामद कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, वो उनके साथ खड़े होते। लेकिन मुल्क ने, हमारे मुल्क में ऐसे रहबर भी पैदा हुए। गांधी जी के लीडरशिप में एक जिसको कहा जाए कि फ्रीडम फाइटर्स की और मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ने के लिए जो एक सेना तैयार हुई, उसने कभी ये नहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी ये नहीं सोचा कि हम जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, आने वाले दिनों में हमको कोई इसका फ़ायदा पहुंचने वाला है। उनके सामने सिर्फ मुल्क था और मुल्क की आज़ादी का एक जज्बा था। तो मैं भी चाहूँगा कि हम लोग जो भी अगर कर सकते हैं अपने अपने हैसियत से, उसको करने की कोशिश करें। और ख़ास के यहाँ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज सेवी हैं, उनसे मेरा गुजारिश होगी कि आप समाज के बीच में रहते हैं, आप समाज को एक रास्ता दे सकते हैं, एक रोशनी दे सकते हैं, आप अपना वो फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। जय हिंद।